जी आज बात खास तौर पर होगी पूरी दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरब नीति की भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सनातन से लेकर अरब वर्ल्ड तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बजता नजर आ रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि भी मौजूद हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा होगी। अबू धाबी में भी राम मंदिर की तरह ही एक भव्य मंदिर बन रहा है। जी हाँ, और ये बहुत भव्य मंदिर है। फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी के मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। स्वामी नारायण मंदिर है जहां प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो भी होने वाला है फरवरी में। यानी सनातन से अरब वर्ल्ड तक प्रधानमंत्री मोदी का डंका लगातार बज रहा है। जी हाँ, यूएई, सऊदी अरब और बहरीन जैसे देश पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाज चुके हैं। आज ही यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत के दौरे पर आ रहे हैं। जी हाँ, मोहम्मद बिन जायद वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल हो रहे हैं। 10वां एडिशन है वाइब्रेंट गुजरात समिट का। मेगा रोड शो भी किया जाएगा और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेगा रोड शो होगा। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी होंगे। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। गुजरात में आज से प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो वाइब्रेंट गुजरात में 34 देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति का आज रोड शो होने वाला है। आज अहमदाबाद में 3 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो होगा। भारत दौरे पर आ रहे हैं यूएई के राष्ट्रपति बिन जायद और ये सबसे आकर्षण का केंद्र है कि यूएई के साथ जो भारत के बायलैटरल टाइज हैं वो और ज्यादा मजबूत होने की संभावनाएं हैं इस रोड शो के जरिए। तो अरब वर्ल्ड में कैसे आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बज रहा है डंका, इसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स दे दें और उसके बाद आज की खबर की चर्चा करेंगे। दुनिया देखेगी भारत और यूएई की दोस्ती का दम। ये साफ तौर पर आज पूरी दुनिया की नजरें होंगी उस वक्त अहमदाबाद पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद एक साथ होंगे। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के राष्ट्रपति का रोड शो होने जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर साबरमती आश्रम तक ये रोड शो होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद एक साथ नजर आएंगे। जी हाँ समीर, बताया जा रहा है 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा और लोगों का अभिवादन बड़ी तादाद में स्वीकार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्राध्यक्ष। यूएई से दोस्ती की वजह देखिए, अगस्त 2015 की बात आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला यूएई दौरा था, तब और ज्यादा मजबूती बढ़ी। भारतीय प्रधानमंत्री का 34 साल बाद यूएई का दौरा था और इसीलिए भी कहा जा रहा है ये टाइज, ये बायलैटरल, ये द्विपक्षीय बातचीत जो है इस देश के साथ वो अरब वर्ल्ड पर प्रभाव करेगी। बिल्कुल, और इससे पहले देखिए 1981 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब वो यूएई गई थी और उसके बाद नरेंद्र मोदी गए। जरूरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 से लेकर 2023 तक, जानते हैं यूएई के कितने दौरे किए? 6 दौरे कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2017 में अल नहयान गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी बने। जी हाँ, और जरूरी बात यह भी कि उस वक्त मोहम्मद बिन जायद अल नहयान क्राउन प्रिंस थे और अब वो आ रहे हैं, तो ऐसे में और ज्यादा तवज्जो बहुत बढ़ जाती है। यूएई की परंपरा के मुताबिक गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मुख्य अतिथि हैं। और हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है चर्चा के लिए, सुबह की सबसे बड़ी बहस के लिए, और किस तरह से अरब वर्ल्ड में भारत का डंका लगातार बज रहा है ये दिखाता है। हमारे साथ खास मेहमानों का इस वक्त एक पैनल जुड़ चुका है। आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में हमारे साथ अहमदाबाद से हमारे सहयोगी शिवांग भी जुड़ रहे हैं जो तस्वीरें दिखाएंगे गुजरात वाइब्रेंट गुजरात की। दीपक वोरा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सुरेश कुमार गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं सीधे यूएई से। और डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शिवांग मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त गुजरात पर है। वाइब्रेंट गुजरात समिट जिसका 10वां एडिशन है ये, वहां से तस्वीरें दिखाइए और आज के कार्यक्रमों के बारे में बताइए।
बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जो है महात्मा मंदिर के बाहर हैं, गांधीनगर के अंदर। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह की तैयारियां यहां पे की गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद पूरी तरीके से इंतजाम है और पूरे गुजरात को, यूं कहें कि अहमदाबाद और गांधीनगर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा होगा, जैसा कि आप जिक्र भी कर रही थी कि वाइब्रेंट गुजरात का ये 10वां संस्करण है। आज का जो कार्यक्रम है वो सुबह 9:30 बजे पहली बैठक शुरू हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो सुबह ही यहाँ पहुंच गए थे। कई सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ उनकी आज मुलाकात होनी है। इसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी देशों की जो विदेशी कंपनियां हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं, उनकी जो सीईओज हैं, उनके साथ भी एक बैठक होनी है। दोपहर 3 बजे का कार्यक्रम है जो पास के सेक्टर 17 में रखा गया है गांधीनगर में, जहां पे ट्रेड फेयर का जो इनॉग्रेशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और उसके बाद शाम को 5:30 बजे, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे कि यूएई के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद, उनके साथ एक मेगा रोड शो अहमदाबाद के अंदर प्लान किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करेंगे और उसके बाद वहां से उनका जो काफिला है वो साबरमती आश्रम तक जाएगा। तस्वीरें देखिए आप, बेहद खूबसूरत तरीके से वाइब्रेंट गुजरात की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे तमाम मुल्कों के जो झंडे हैं उनको आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा पूरी इस अहमदाबाद सिटी को और साथ साथ गांधीनगर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। सही बात है, बिल्कुल। ये तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। दीपक बोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 34 देशों का रिप्रेजेंटेशन होने जा रहा है गुजरात वाइब्रेंट गुजरात समिट में। इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। आज की तारीख में भारत का, हमारे देश का दबदबा पूरी दुनिया मान रही है, लोहा पूरी दुनिया मान रही है। ऐसे में ये समिट और तमाम राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी, दीपक बोरा साहब कैसे देखते हैं आप इस बड़े आयोजन को? बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह आपकी आवाज सुनता हूँ, आप दोनों को देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आपका चैनल तो इज आउटस्टैंडिंग एंड यू आर ब्रिलियंट। और बाकी जो हमारे सहयोगी हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतना कहूंगा सर, 72 साल की मेरी उम्र है, 50 साल मुझे कूटनीति में हो गया एंड काउंटिंग। 6 फुट 2 इंच का मेरा कद रियली है, लेकिन जब मैं भारत का दबदबा देखता हूँ पूरी दुनिया में, आज 6 फुट 8 इंच का हो जाता है। एक जमाना था, और बड़े ध्यान से, बड़े सोच समझ के मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय, चाहे मेरा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो देशों में जाता था, वो पासपोर्ट देख के इंडिया। और आज जब जाता हूँ, देखते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे अरब वर्ल्ड हो, चाहे ईस्टर्न कंट्रीज हो, पहली चीज क्या है? इंडिया। मतलब कहने का है कि कोई खास मेहमान आया हमारे देश में, बहुत अच्छा लगता है। कारण आज आपकी आर्थिक ताकत, जिसको सारी दुनिया पूछती है, मानती है, आपकी मिलिट्री ताकत, आपकी डिप्लोमेटिक ताकत जो हम सब तरफ देख रहे हैं, और आपके ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सेज। एक आधा छोटा बहुत समुद्र के अंदर कोई रिपल्स आ जाता है, उसकी हम परवाह नहीं करते। बोरा साहब, भारत की क्षमताओं को लेकर और भारत के शक्ति प्रदर्शन को लेकर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट पिच इसे बताया जा रहा है गुजरात का वाइब्रेंट समिट, और जिसमें हमेशा से ही वाकई जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं विदेशों की, वो दिलचस्पी दिखाती हैं। ये एक बहुत बड़ा पैमाना भी है, स्टैंडर्ड है। और एक बड़ी खबर है, मैं बाकी मेहमानों के पास भी चलूंगी। प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने यूएई के दौरे पर जाएंगे। 13 फरवरी को ये दौरा होगा। अबू धाबी में प्रधानमंत्री का भव्य कार्यक्रम रखा गया है और यहीं पर ही भव्य सनातन मंदिर तैयार हुआ है, यूएई का पहला हिंदू मंदिर। अबू धाबी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एहलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। एहलान मोदी नाम दिया गया है इसे। अबू धाबी में बन रहे मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, स्वामी नारायण मंदिर, और ये बहुत बड़ा आयोजन है। देखिए, आज यूएई के राष्ट्रपति अहमदाबाद में होंगे। एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद रोड शो करेंगे, और अगले महीने यूएई में हेलो मोदी कार्यक्रम, 13 फरवरी का प्रोग्राम, जिस पर सबकी नजरें होंगी। कहां होगा यह प्रोग्राम, आपको बता दें, 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी जाएंगे। प्रोग्राम का नाम रखा गया है एहलान मोदी। कहां है प्रोग्राम? शेख जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये भव्य कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। जी हां, और समीर, भारतीयों को संबोधित भी किया जाएगा। बड़ी तादाद में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा हो गया है। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है। और जरूरी बात क्या है ये भी जान लीजिए। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की ये 7वीं यात्रा है और फरवरी में होगी। खास करके इस मंदिर को लेकर बहुत ज़्यादा भव्यता देखने को मिल रही है, और जो तस्वीरें भी सामने आ रही है मंदिर बनने की, वो भी बहुत भव्य है। प्रोफेसर आसिफ रमीज साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हैं आप। रमीज साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। और जो मंदिर को लेकर कहा जा रहा है कि
यूएई के आस्था का केंद्र बनेगा, पहला हिंदू मंदिर है और इसीलिए भी अरब वर्ल्ड के साथ जो रिश्ते हैं वो सनातन के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं भारत के। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को? देखें, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में खास तौर से जब अरब वर्ल्ड की बात करें और यूएई की, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल रही हैं, रिफॉर्म्स आ रही हैं, प्रोग्रेसिव तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि कैसे उनके देश का, कैसे वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हो, किस तरीके से फ़ायदा हो, और कैसे एक जो होता है ना, एक दूसरे के साथ मिलके, दूसरों को वेलकम करके, उसको आदर करते हुए उसको आगे बढ़ाते हैं। और इसकी एक मिसाल है, अब यूएई में वहाँ देखें कि इंडिया के सबसे ज़्यादा जो प्रवासी भारतीय रहते हैं जी, लगभग 35 लाख के आसपास, ये कोई छोटी तादाद नहीं है। अगर वहाँ पे वहाँ की हुकूमत इस तरीके का कुछ सपोर्ट कर रही है या इस तरीके की चीज़ों को इनकरेज कर रही है, जहाँ आपको मैं बताऊँ, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है लेकिन यूएई एक सेक्युलर कंट्री नहीं है। वैसे में अगर इस तरीके की चीज़ों को वो वेलकम करते हैं तो एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक यूनिटी का, और किस तरीके से हम एक दूसरे का आदर करते हैं। और ये मैसेज जो है हम सबको समझना चाहिए, जानना चाहिए कि कैसे हम एक दूसरे का आदर करें। और जहाँ पे जैसे हिंदुस्तान में भी जब अक्सर कभी कुछ इस तरीके की चीज़ें आती हैं, जहाँ देखते हैं कि कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं आपस में, कुछ इन जनरल बहुत शानदार चीज़ें रहती हैं रिपोर्ट्स, लेकिन कभी कभी मीडिया रिपोर्ट्स में जब आती हैं इन चीज़ों से लेके, तो मुझे लगता है कि वो भी एक मैसेज बहुत बढ़िया है कि आज जो हमारे यूएई के प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद हैं, जो हमारा रिश्ता है हिंदुस्तान के साथ, ये एक सदियों पुराना कह सकते हैं, लेकिन अभी जितना ज्यादा ये बढ़ा है, इन तमाम चीजों में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और वहाँ जो इतनी बात नहीं है, इतनी बड़ी, बिल्कुल, यानी आने वाले वक्त में ये संबंध, ये रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। एक तरह से इसकी नींव रखी गई और अब उसका फायदा भी देखने को मिल रहा है। और अबू धाबी के इस भव्य मंदिर के जरिए यूएई की तरफ से भी को एग्जिस्टेंस का एक बहुत शानदार मैसेज दिया जा रहा है, जिसका आपने प्रोफेसर रमीज दाऊदी जिक्र किया। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि अरब वर्ल्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की तारीख में जो धाक है, उसकी वजह क्या है? ज्यादातर अरब मुल्क पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। अपने आप में यह कितनी बड़ी बात है और हम सब भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है। अरब वर्ल्ड में पीएम मोदी को सम्मान देखिए कौन कौन से अब तक मिल चुके हैं, उसकी एक झलक आपके सामने है। 2016 में सऊदी अरब ने किंग अब्दुल अजीज सैश अवार्ड से सम्मानित किया। 2019 में यूएई ने ऑर्डर ऑफ ज़ायद से सम्मानित किया, जो कि यूएई का सर्वोच्च सम्मान है। 2019 में बहरीन ने भी द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस अवार्ड से सम्मानित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और हमारे साथ इस वक्त इरशाद अहमद खान साहब भी मौजूद हैं इस्लामाबाद से, पाकिस्तान से। इरशाद साहब, किस तरह से आप देखते हैं भारत के इस बढ़ते दबदबे को मुस्लिम वर्ल्ड में? ये मुस्लिम वर्ल्ड पर जोर मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अक्सर मुस्लिम करके पाकिस्तान मुसलमानों की, मुस्लिम देशों की, मुस्लिम वर्ल्ड की एक अलग ही तस्वीर पेश करने की कोशिश करता है। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड में आज की तारीख में भारत का दबदबा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा आपके सामने है। मैं कहूंगा कि आप ये इस तरह की बातें मत करें कि दबदबा नहीं। मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं, हम तो हमेशा ही चाहते हैं अमन रहे, शांति रहे और हम प्यार के पैगाम भेजें। देखें, अगर यूएई के प्रेसिडेंट आपके मुल्क में आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो खौफजदा होकर के आपसे आ रहे हैं क्योंकि दुबई के लोग जो हैं वो बिजनेस माइंडेड हैं और मुस्लिम हमेशा प्यार करते हैं। आपके 30 लाख लोग अगर यूएई में जॉब कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये उसका सबूत है कि दुबई वाले और यूएई वाले पूरे देखें, दबदबा नहीं, आप इसको दबदबा मत बोलें। प्रधानमंत्री मोदी को अपना बड़ा भाई मानते हैं। यूएई के दिल में भारत बसता है। सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। यूएई के दिल में भारत बसता है, पहला हिंदू मंदिर, उसकी भव्यता आप देख ही रहे हैं। सोशल मीडिया पे कई तस्वीरें भी हैं। अब तो उसका औपचारिक उद्घाटन होगा फरवरी में। ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान को सीखना चाहिए यूएई से? यही तो आपका एक्सट्रीमिस्ट जहन है कि देखें, अगर वहां गुरुद्वारा बन रहा है या मंदिर बन रहा है तो अच्छी बात है, इबादत गाहें बननी चाहिए पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं है कि दुबई में बनने जा रहे हैं। हमने भी करतारपुर आधारी में गुरुद्वारा बनाया, लेकिन
क्योंकि वो सिखों का था, इसलिए मोदी सरकार को तकलीफ हुई, उन्होंने इसको अप्रिशिएट नहीं किया। मंदिर बनने जा रहा है क्योंकि हिंदुइज्म फैलाना चाहते हैं मोदी जी, क्योंकि हिंदुस्तान में एक ही जुबान बोली जाती है कि हिंदुइज्म फैलाइए, सिखों को भी मार दीजिए, मुस्लिम्स को भी मार दीजिए, शूद्रस को भी मार दीजिए, मुझे मालूम नहीं, इरशाद लेकिन अहमद ये खान गुरुद्वारा साहब, बन जाए, किस अच्छी दुनिया बात में है, आप जी रहे अच्छी बात है, हैं? वो देश, मैं वो इस दुनिया में भारतवर्ष जी रहा जो हूं, को एग्जिस्टेंस जिसमें की पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश करता है, आज यूएई भी बहुत कुछ सीखता हुआ नजर आ रहा है उससे। आप देखें, और आप 10 मिनट आपने बोला, मुझे 1 मिनट मतलब बोलने ये दें, मुझे हवा सुन हवाई लें। बातें करना कब छोड़ेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। मैं हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत पे बात कर रहा हूं। जो आपने सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूं। आप कह रहे हैं कि देखिए जी ढाक बैठ तो ये तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना अहमद खान साहब। चलिए एक खबर आप देख लीजिए, अमेरिका की चीन और पाकिस्तान को फटकार, एक बड़ी खबर बता रहे हैं अहमद खान साहब। एक मिनट, ये खबर भी सुन लीजिए। आपने मुझे सुना नहीं? मैं सुन रही हूँ आपको, एक खबर आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका की चीन और पाकिस्तान को फटकार, दोनों देश धार्मिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है। दोनों देश धार्मिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है। चीन और पाकिस्तान, उत्तर कोरिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं अमेरिका ने। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का बड़ा बयान आया है, धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता को बढ़ाना हमारी नीति है, और कड़ा प्रहार किया है पाकिस्तान और चीन पर। तो अमेरिका की चीन और पाकिस्तान को यह बड़ी फटकार सामने आई है। इरशाद अहमद खान साहब, आप थोड़ी देर बाद पहले बात कर रहे थे धार्मिक स्वतंत्रता की। दोनों देशों को, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, मजहबी आजादी के लिए खतरा बन गए हैं देश। आप खतरा बने पूरी उम्मत इस्लाम के लिए और पूरी दुनिया के लिए। हिंदुस्तान खतरा बनता जा रहा है जब से आपने हिंदुइज्म फैलाने की कोशिश अरे भाई इरशाद अहमद खान साहब, ये बातें हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका कह रहा है। वो अमेरिका जिसके सामने आप झोली फैलाकर जाते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं, वो अमेरिका कह रहा है। मानेंगे या नहीं मानेंगे उसकी? हम आपके उस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि हिंदुस्तान की धाक बैठ के और डर के यूएई के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान में आ गए। आपकी ये सोच है, इस गंदी ये आपके अल्फाज हैं, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि वो डर कर आ गए, खौफजदा होकर आ गए। आप लोगों को डर और खौफ के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। आपको नहीं दिखाई देता, आप अपनी जुबान पे अमल नहीं करते हैं। जो बोलते हैं वो सोच के नहीं बोलते हैं। आप गलत बोलते हैं, फिर उसको संभालना आप लोगों को मुश्किल हो जाता है। आपने कहा जी मुस्लिम नहीं, इरशाद साहब, मजहबी आजादी का आपने जिक्र किया ना, भारत का नाम लिया ना, अमेरिका का बयान हमने आपको दिखा दिया जिसमें चीन और पाकिस्तान को मजहबी आजादी के लिए खतरा करार दिया गया है। उस पर जवाब दीजिए। आज मजहबी आजादी आपके हिंदुस्तान में होती जब करतारपुर राजधानी का ये बना हमारे पाकिस्तान में, तो आप लोग भी आते हैं। तो फिर आपको स्वीकार करना चाहिए जो यूएई में मंदिर बन रहा है, फिर तो आपको स्वागत करना चाहिए ना अहमद खान साहब। हम तो कह रहे हैं कि पूरी अगर आपने करतारपुर साहिब बनाया तो आपको यूएई की भी तारीफ करनी चाहिए। दुबई में भी बननी चाहिए। हम तो अगर मंदिर बनाना चाहें तो हम तो पाकिस्तान में आप जवाब नहीं दे रहे ना, आप बच रहे हैं। सुरेश गोयल साहब कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान अगर माने भी तो किस मुंह से माने, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमें उनकी मजबूरियां भी समझनी चाहिए। क्या कोई मजबूरी नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान सच बोलता है, सच सुनता है, सच कहता है। लेकिन पहले अगर मुझे बात करना शुरू करूं है कि हिंदुस्तान को कौन सी जगह पे गोयल साहब, रमीज साहब आएंगे आपके पास। जी गोयल साहब आप बोलिए। देखिए, मैं जो ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की बहस है ये चलती रहती है। ये मैं पाकिस्तान को आजकल का जो संदर्भ है, मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान इतने मायने रखता है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक डायनेमिक्स में जो रिलेशन डेवलप हो रहे हैं। अगर हम समझे कि अगर भारत के संबंध गल्फ देशों में, आपने खुद बताया कि 3 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान दिया है, बहराइन, सऊदी अरेबिया और यूएई। और यूनाइटेड अरब एमिरेट से हमारे जो व्यापार है, इन्वेस्टमेंट है, पिछले 10 सालों में पहले से 3 गुना हो चुका है ये। तो ये किस चीज का संदेश है? ये इसका मतलब ये है कि गल्फ के जो मुल्क हैं, अगर वो एक रीअलाइनमेंट करना चाहते हैं आजकल की संबंधों को लेकर के, तो उसमें उनको एशिया में या अलाइनमेंट के लिए भारत के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिखता है। अगर हम हाथ बढ़ाते हैं उसे हाथ मिलाने के लिए, जब तक वो हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो हम हाथ कैसे मिलाएंगे? उनका हाथ हमारी तरफ बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से समझना चाहिए ये। बड़ी बात आपने कही गोयल साहब
कि जितना यूएई को जरूरत है भारत की, भारत को भी उतनी जरूरत है खाड़ी देशों में, क्योंकि इंपॉर्टेंट यूएई है। देखिए, ऐसा है कि जरूरत दोनों को होती है तभी संबंध बनते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि बात जरूरत से आगे निकल चुकी है। थोड़ी सी बात यहाँ पर यह हो गई है कि अब अगर आपको एक जो नया वैश्विक बन रहा है मैट्रिक्स, उसमें भारत की भूमिका क्या है, और वो समझते हैं अच्छी तरह से कि भारत की भूमिका क्या होगी, तो उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो अभी एक रोल था पहले, वो पहले से इतना मार्जिनलाइज हो चुका है कि अब उसके बारे में बात करना बेमानी सा लगता है मेरे को। तो पाकिस्तान अगर हाशिए पर बैठा है अभी कम से कम, तो मेरे ख्याल है उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वहां पर अभी गल्फ में उसका रोल इस्लाम के अलावा और कुछ नहीं रह गया है अभी। जबकि भारत का जो रोल है वो आर्थिक दृष्टि से देखिए, आप ये देखिए I2U2 बना है। I2U2 जो बनाया यूएसए, इजराइल, इंडिया और यूएई के मिलकर के, उसमें यूएई आया, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी देखनी है तो आप फिर देखिए गल्फ के लिए कहाँ ये अलाइनमेंट बन रहा है। ये अगर आप देखिए ईमैक बन रहा है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, उसमें कौन सामने आया। तो मेरे ख्याल समझना चाहिए कि आर्थिक शक्ति के लिहाज से, एक पावर के लिहाज से जो भारत उभरा है जी, उसके मामले में मेरे ख्याल है जो बाकी जो बिल्कुल सही बात है। और ये अपने आप में एक मिसाल है कि पाकिस्तान की संकीर्ण सोच, आतंकवाद परस्त सोच उसे कहां ले जा रही है और भारत कहां से कहां पहुंच गया। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, गुजरात समिट में 10 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद है। जो बड़ी खबर सामने आ रही है वाइब्रेंट गुजरात समिट से, वो ये है यूएई भारत में भी कई समझौते होंगे। तो गुजरात समिट जो हो रहा है उसमें 10 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद जताई गई। भारत यूएई के बीच दोस्ती की डील हो रही है, क्योंकि देखिए यूएई और भारत के बीच में संबंध गहरा रहे हैं और खाड़ी देशों में सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है यूएई भारत के लिए। और क्या कुछ समझौते हुए हैं अब तक और आगे क्या उम्मीद है, संभावनाएं हैं, आपको बताने जा रहे हैं। 2022 का कारोबार आपको बता रहे हैं सालाना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अभी 85 अरब डॉलर है। इसके अलावा 100 अरब डॉलर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, वो भी 5 सालों तक। यूएई का निवेश जो है वो भी आपको बता दें चौथा सबसे बड़ा निवेशक रहा है, 3 अरब डॉलर। भारत का जो निर्यात है उसमें समझौता देख लीजिए क्या है, 31.3 अरब डॉलर और दिरहम में, रुपए दिरहम में जो कारोबार होता है। अब मंजूरी क्या है, यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट से भुगतान, ये भी मंजूरी है। तो ये जो दोस्ती की डील है इससे कई संभावनाएं आगे बढ़ती हैं। ये दोस्ती से लेकर सनातन आस्था तक पहुंची है। हमारे साथ दीपक वोरा भी जुड़े हुए हैं लगातार। दीपक वोरा साहब, ये उम्मीद है कि 100 बिलियन डॉलर तक अगले 5 सालों में यूएई और भारत के बीच में साझेदारी बढ़ेगी, व्यापारिक साझेदारी बढ़ेगी। यानी दोनों ओर से ये बताया जा रहा है, जताया जा रहा है कि दोनों पार्टनर्स बहुत अहम हैं। बिल्कुल स्पष्ट बताया है आपने, बहुत सही तरह से कहा है। मैम अभी हाल ही में मैं गुजरात में गया था, वहाँ गिफ्ट सिटी गया था, जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस हाईटेक सिटी बन रही है। अगर मैं विदेशी होता, जितनी मेरी पूंजी है सब वहां लगा देता। इट इज नथिंग लाइक यू हैव सीन इन द वर्ल्ड। वो इस दुनिया से बाहर का एक कॉन्सेप्ट है जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंप्लीमेंट किया। तो वहां पे भी जाएंगे, देख के आएंगे। और अगर आज मुझे पैसा लगाना है, मैम बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूँ, कैपिटल जो है ना, पैसा, वो डरपोक है और भूखा है। वो वहीं जाएगा जहां उसको सुरक्षा मिलती है। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, बढ़ते हुए हर साल बढ़ता जाता है, क्योंकि वहां सुरक्षित है और उसको मोटा होने की, बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। इसीलिए आप देख रही हैं यूएई को सिक्योरिटी चाहिए मैम। इंडिया सबसे रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर। याद है आपको रफाल जहाज जब हमारे आए थे, मिड एयर रिफ्यूलिंग कहां की थी, एक स्टॉप कहां पे था, यूएई में। तो ये चीजें हम सब देखते हैं किस तरह से डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब हमारे साथ जेद्दा से मौजूद हैं। दशकों से जेद्दा में रह रहे हैं, सऊदी अरब में रह रहे हैं, लेकिन उनके दिल में भी भारत बसता है। आज जब भारत की ये धमक, पूरी दुनिया इसका लोहा मानती हुई नजर आती है, आसिफ साहब, तो आपको कैसा लगता है और क्या आप सबसे बड़ी वजह मानते हैं, जिस रिलायबिलिटी फैक्टर का भी जिक्र किया दीपक वोरा साहब ने, वो लगातार बढ़ता जा रहा है भारत को लेकर? सबसे पहले मैं बताऊं कि सीना जो है वो चौड़ा होता है जब अपने मुल्क को, भारत को, वहाँ की लीडरशिप्स को और वहाँ के जब आप विदेश में रहते हैं और जब आप देखते हैं कि यहाँ के
प्रेसिडेंट्स हैं। आप देखिए एक सिलसिलेवार तरीके से कुछ सालों में कि कितनी हमारी जो विदेश नीति, खास तौर से मैं बोलना चाहूंगा, ऐसी रही कि लग रहा है कि आप G20 देखें, उसके बाद सारे प्रोग्राम्स देखें और पूरी दुनिया जो है वो एक सारे सितारे जो है वो हिंदुस्तान की धरती पे मौजूद हो जाते हैं। और ये डर नहीं होता है इरशाद साहब, ये डर नहीं, ये मोहब्बत है, ये प्यार है, ये एक दूसरे के लिए खड़े होने की। हाँ, जरा से मुझे बताने दीजिए, मैं इस पे इसलिए कह रहा हूँ कि डर होता ना, तो आप देखें कि इसमें डर मुझे लग रहा है इरशाद साहब और उनकी टीम लग रही है, उनकी वहां के लोग, क्योंकि हिंदुस्तान अपने आप इतनी तरक्की की तरफ जा रहा, मुस्लिम ममालिक में, मुस्लिम कंट्रीज में किस तरीके से एक दबदबा बन रहा भारत का। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको भारत का, हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का, और जब जो कैप्टन होता है किसी टीम का तो बाय डिफॉल्ट उसकी होती बात, लेकिन मैं अपने पूरे मुल्क की बात करूंगा, किसी इंडिविजुअल की नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये दबदबा देख रहे हैं, और वैसे में अगर इरशाद साहब इसको डर का नहीं कहते, इसको दबदबा नहीं कहते हैं, इसको दबदबा नहीं कहते हैं, आपकी बेवकूफी, आपकी सोच कहते हैं। ये सोच ही है। देखिए G20 भी किया आपने, G20 भी आप तथ्य नहीं होते, जब फैक्ट्स नहीं होते तो फिर आदमी बदजुबानी पर उतर जाता है। हम सच बोलते हैं। जब फैक्ट्स नहीं होते तो आदमी बदजुबानी पर उतर आता है। एक बार फिर इरशाद साहब आपने साबित कर दिया। मैं आपको कर रहा हूँ कि बात यह है कि आपकी सोच है, जो गलत सोच है वो उसको संभालिए। आपने G20 भी किया, आपने पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा किया। आप गुरुद्वारे की बात कर रहे हैं सर, आप गुरुद्वारे की बात कर रहे हैं। आप ये बताएं कि आपके मुल्क में कितनी माइनॉरिटीज थी, आज 3% से भी कम हो गई, वो कहाँ के सब लोग। अब आप कह रहे हैं कि डर डर डर, अरे भाई पूरी दुनिया से लोग आज हिंदुस्तान का रुख कर रहे हैं बिजनेस को लेके, प्यार मोहब्बत के लिए। आपको हर चीज में डर नजर आ रहा है भाई, डर मुझे आपके चेहरे पे नजर आ रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान क्यों तरक्की कर रहा है। अरे भाई करने दो ना, आप भी करो, हम को एग्जिस्टेंस की बात करें ना, आप भी करो, आपकी फॉरेन पॉलिसी भी कुछ वैसी हो जाए, आपकी फॉरेन पॉलिसी भी कुछ वैसी हो जाए, आप भी तरक्की करो। आपके मुल्क में अल्पसंख्यकों की हालत क्या है? आपके मुल्क में मंदिरों की हालत क्या है? आप जानते हैं खुद, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आए दिन खबरें आती हैं कि आप किस तरह से ट्रीट करते हैं अपने अल्पसंख्यकों को। बहरहाल मैं आऊंगी आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आऊंगी तमाम खास मेहमानों के पास। एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते हैं। राम मंदिर पर विदेशों में भी भव्य तैयारी चल रही है। देखिए अयोध्या इस वक्त पूरी सजी हुई है। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही है और विदेशों में भी खास करके तैयारियां, 55 देशों में तैयारियां चल रही है। ये उत्साह देखिए, 55 देशों तक भारतीयों के बीच कई तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो देखिए राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और विदेशों में तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके बारे में आपको बता दें, 55 देशों में शानदार समारोह की तैयारी की जा रही है। पूरे देश में तो उत्सव का माहौल है ही, लेकिन ये उत्सव सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, 55 देशों तक पहुंचता नजर आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रार्थना सभा होगी, इसका विशेष बंदोबस्त किया गया है। विदेश में वीएचपी की भव्य जश्न की तैयारी है। विश्व हिंदू परिषद ने भी तमाम कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जी हाँ समीर, और विदेशों में रह रहे जो भारतीय हैं उससे जोड़ने की कोशिश हो रही है, एनआरआईज को जोड़ने की कोशिश हो रही है। अमेरिका में कार रैलियों का आयोजन हो रहा है, तो ये देखिए बहुत अहम है, कार रैलियां तक आयोजित की जा रही हैं। गोयल साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह का उत्साह राम मंदिर को लेकर है, वो उत्साह निश्चित तौर पर आगे आने वाले फरवरी में स्वामी नारायण मंदिर को लेकर भी होगा, यूएई में जो बन रहा है। और आज का जो रोड शो होगा शाम में, वो इस तरह का शक्ति प्रदर्शन है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है। देखिए, जो आज शाम का जो रोड शो हो रहा है गुजरात में, जो प्रधानमंत्री मोदी, उससे मेरे को एक चीज याद आई। आपको याद होगा कि जब ट्रंप की विजिट हुई थी और गुजरात गए थे, तो उनका भी जो रोड शो हुआ था वो नए स्टेडियम की तरफ, वो कितना शानदार रोड शो हुआ था। वो डिमोन्स्ट्रेट कर रहा था कि भारत और यूएसए की जो ताकत है, ज्वाइंट ताकत और दोस्ती, कितनी आगे बढ़ रही है ये। तो जो आज का जो शाम का रोड शो है, उसके बारे में मेरे को पूरी उम्मीद ये है कि उससे भारत और यूए के जो रिश्ते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मजबूती आएगी, आगे मजबूती आएगी। तो मैं बड़ी उत्सुकता से मैं इंतजार कर रहा हूँ। आपने बात करी मंदिरों की, यहाँ पर ये स्वामीनारायण मंदिर की और अयोध्या के मंदिर की, जो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जितनी हमारी भारत का डायस्पोरा बाहर मौजूद है, जो भारत के रहने वाले जो बाहर है, वो सभी इन दोनों ओकेजन को बड़ी शानदारी से मनाएंगे और बड़ी
ध्यान से देख रहे हैं कि ये काम पूरा हो। ये तो उसके बारे में मेरे को कोई गुंजाइश नहीं कहने की, लेकिन इतना जरूर है कि बड़ी खुशी होती है जब भारत के बारे में इतनी चर्चा हो और भारत का इतना नाम हो। बिल्कुल सही बात है। और आज से भारत यूएई दोस्ती का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। यूएई के राष्ट्रपति को रिसीव कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये एक और अहम अपडेट सामने आ रही है, यानी एयरपोर्ट जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 मिनट की इसी बड़ी खबर से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। तस्वीर में छिपा है। ये तस्वीरें साल 2022 की हैं, जब पीएम मोदी अपने चौथे दौरे पर यूएई पहुंचे थे। यूएई के राष्ट्रपति अल नहायान खुद प्रोटोकॉल तोड़कर अबू धाबी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत में खड़े दिखे थे। ये तस्वीर बताती है कि अल नहायान के दिल में अपने दोस्त के लिए कितना सम्मान है। इस दौरे से पहले ही यूएई के राष्ट्रपति पीएम मोदी के मुरीद हो चुके थे। साल 2019 में पीएम मोदी को यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया जाना इसका उदाहरण है। दोनों के बीच दोस्ती के दौर की नींव साल 2015 में ही पड़ गई थी, जब पीएम मोदी ने यूएई का पहला दौरा किया था। इसके बाद वो अब तक 5 बार यूएई का दौरा कर चुके हैं। पहला दौरा अगस्त 2015 में हुआ, दूसरा फरवरी 2018, तीसरा अगस्त 2019 और चौथा जून 2022 और 5वां जुलाई 2023 में किया। साल 2015 में पीएम ने यूएई का दौरा किया तो ये पिछले 34 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। यूएई की दोस्ती का रिटर्न गिफ्ट देने में पीएम मोदी भी पीछे नहीं हैं। इसकी झलक साल 2017 में गणतंत्र दिवस पर देखने को मिली। मोदी सरकार ने मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को ही चीफ गेस्ट के रूप में न्योता दिया था। तब मोहम्मद बिन जायद यूएई के राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस थे। एडमिरल सुनील लांबा। परंपरा के हिसाब से भारत गणतंत्र दिवस पर किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ही मुख्य अतिथि बनाता है, लेकिन अल नहयान 2017 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर आए थे। अरब एमिरेट्स एक बहुत ही अहम पार्टनर, फ्यूचर का, प्रेजेंट का तो है ही है, बट फ्यूचर का भी बहुत अहम पार्टनर है भारत का। यूएई भारत में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है और आने वाले फ्यूचर में और करेगा। यानी पीएम मोदी भी यूएई से रिश्तों को तवज्जो देने में पीछे नहीं हैं। कूटनीति के जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी की व्यवहारिक राजनीति, एक मजबूत नेता की छवि और विश्व में बढ़ती लोकप्रियता भारत यूएई की दोस्ती को जोड़कर रखने वाली चुंबक है। पीएम मोदी और अल नहयान की केमिस्ट्री बाकी मुस्लिम देशों में भी मिसाल बन रही है। तो देखिए इन दोनों की दोस्ती कैसे परवान चढ़ रही है, भारत यूएई के रिश्ते कैसे परवान चढ़ रहे हैं, कितने मजबूत होते नजर आ रहे हैं, ये हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाया। शिवांग, जरा एक बार फिर वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़ी कुछ अहम डिटेल्स हमारे दर्शकों को दीजिए। कई बड़े समझौते हो सकते हैं, लाखों करोड़ का निवेश आ सकता है, ये हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। क्या तैयारी इतनी बड़ी समिट की आप वहां रहकर महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, तैयारियों की बात करें तो जो भव्यता है, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाऊं, उस भव्यता को आप देखिए। इस वक्त ठीक हम महात्मा मंदिर के बाहर हैं, जहां पे प्रधानमंत्री इस वक्त अंदर मौजूद हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, कई सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो सीईओज आए हैं वो लोग यहां मौजूद हैं। अभी समीर जो हमने रिपोर्ट दिखाई उसमें हमने बताया कि 5 बार दौरे हो चुके हैं यूएई के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि जो COP 28 की पिछले महीने बैठक हुई है दिसंबर के महीने में, वहां भी मुलाकात हुई है यूएई के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की। और आज एक फिर मुलाकात है, एक बड़ा रोड शो, यहाँ पे मेगा रोड शो ऑर्गेनाइज किया गया है जो शाम 5:30 से 6:30 के बीच अहमदाबाद में किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री अगुवाई करेंगे मोहम्मद बिन जायद की, उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे। और उसके बाद अगले महीने, जैसा हमने अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया, कि जो हिंदू बैप्स टेंपल है उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री वापस से यूएई जाएंगे। तो लगातार जिस तरीके से रिश्तों की गर्मजोशी हम देख रहे हैं यूएई और भारत की, ये निश्चित तौर पे जो भारत का गर्मजोशी के बारे में जिक्र किया, बिल्कुल शिवांग जिस तरह से दिखा रहे हैं वाइब्रेंट गुजरात की तस्वीरें, ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2024 चुनाव से पहले एक तरह से इन्वेस्टमेंट यानी निवेश को लेकर एक सबसे बड़ी पिच है जो कि देखने को मिलती है, और कई निवेशक, लाखों निवेशक आते हैं सामने वाइब्रेंट गुजरात के जरिए ही। रमीज साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, अगर आप थोड़ा फोकस करना चाहें, क्योंकि देखिए जो इन्वेस्टमेंट ग्राउंड है वो इंडो पैसिफिक के अलावा मध्य पूर्व है, जिसे चीन में रोकने की कोशिश हो सकती है, और यही एक बहुत सुनहरा और बेहतरीन मौका है भारत और यूएई के बीच में। ये बहुत ही सुनहरा मौका है। और अभी आप देखें ना, पिछले 2022-23 देखें, और कभी भी कोई
जो दो मुल्कों के बीच रिलेशंस होती हैं उसमें ट्रेड रिलेशन भी बहुत अहम रहता है। कल्चरल तो होते ही है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। और ये जो ट्रेड रिलेशन की बात है, सबसे अहम बात यह है कि एक बायलैटरल से जाके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से आगे बढ़ के फ्री ट्रेड का जो एक एग्रीमेंट साइन होना सीपा का, और लगभग 100 बिलियन का जो टारगेट है वो अचीव होने की तरफ बढ़ना 5 साल के अंदर, ये उन तमाम चीजों की तरफ इशारा करता है कि कैसे इन दोनों मुल्कों ने सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ आपस में लोगों को बुला के जॉब्स देके इतनी तक बात, इट्स बियॉन्ड दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अपने आप में बहुत शानदार है। दीपक वोरा साहब, इरशाद अहमद खान साहब सुन नहीं पाए हम लोग जो बातें कर रहे थे, इसलिए वो चले गए, लेकिन बात हुई को एग्जिस्टेंस की। और आज जब अरब वर्ल्ड का इतना बड़ा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो करेगा अहमदाबाद की सड़कों पर, तो क्या शानदार मैसेज जा रहा है, जरा उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना ही कहना चाहूंगा, पूरी दुनिया को मैसेज जा रहा है। एक जमाना था जब कहते थे कि भारत के जो संबंध है मुस्लिम देशों के साथ वो ठीक नहीं है, उनको सुधारना है। आज सारी दुनिया समझ गई है कि पहली चॉइस, ये जो एक साहब आए थे जो बहुत कुछ कह रहे थे भारत के बारे में, चले गए हैं। आज सारी दुनिया ये जानती है कि इस्लामिक देश की प्रेफरेंस जो है उन देशों की, वो भारत है। और सर, और कुछ कहने से पहले एक मैसेज पढ़ देता हूँ। मेरे एक अमेरिकन फ्रेंड, व्हाइट अमेरिकन फ्रेंड से आया है अभी व्हाट्सएप पे, वो अयोध्या की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं, एम्बेसडर, वी हैव आवर टिकट्स फॉर न्यू दिल्ली, इज देयर एनी वे वी कैन गो टू अयोध्या on the 22nd? क्या जवाब दूं? आप मदद करिएगा। तो ये है पूरी दुनिया में इस समय दबदबा भारत का। और वोरा साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही, गेटवे टू द फ्यूचर, और यही थीम भी रखी गई है इस बार वाइब्रेंट गुजरात समिट में 2024 के लिए। गोयल साहब, एक आखिरी कमेंट आपसे, क्योंकि हम कार्यक्रम के अंत में हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी संभावनाएं हैं भारत के पास इस वक्त? अनलिमिटेड, अपार, अनलिमिटेड। मैं यही कहूंगा छोटे वेरी सब्सिक्वेंटली कि इस समय जो भारत का आर्थिक एक उत्थान हुआ है, जो भारत का स्टेटस है, उसको देखते हुए भारत और यूएई में आर्थिक संबंध बनाने की और आगे इन्वेस्टमेंट और ट्रेड करने की बहुत ज़्यादा संभावना है। एनर्जी को ले लीजिए, आप जेम ज्वेलरी को ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट इंडिया में देख लीजिए, किसी भी चीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना बढ़ावा हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, यूएई में इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने काम हुए हैं। तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा संभावना है और हमें इन संभावनाओं को पूर्णतः काम में लेना चाहिए। बिल्कुल। दाऊदी साहब, आखिर में 10 सेकंड, लास्ट कमेंट। 10 सेकंड में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यूएई और तमाम अरब के लोगों से जो हमारा रिश्ता और जो प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद हैं, मैं खास तौर से आपके चैनल के जरिए ये यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस में बैठा था आज, ठीक है, ताकि मैं उनको एक सम्मान दे सकूं। और ये यहाँ का जो थोब है, आज हमारे यहाँ यूएई के प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद है, तो मैंने कहा कि कम से कम आपके चैनल के जरिए थोड़ा सा उनको जहां तक मैसेज पहुंच सके, तो ये रिलेशन हमेशा बरकरार है और बहुत आगे तरक्की करने को जा रही है। ये बहुत ही ज्यादा शानदार, बिल्कुल सही बात है। और यही उम्मीद है, इसी उम्मीद के साथ वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रही है, जिसमें तमाम देशों का रिप्रेजेंटेशन है और भारत और यूएई का ये रिश्ता, ये दोस्ती नए मकाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।